अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत ड्रामनी कहानी लाई हूँ, जिससे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की खौफनाक कहानियों का। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी का इशार कर लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लें। हैंड ट्रे लगा लीजिए क्योंकि खौफनाक कहानी शुरू होने जा रही है। जुल्फकार कहते हैं कि एक दफा नाना जी ने हमें बताया, सर्दियों का मौसम था। हम शाह साहब के पास बैठे हुए थे। लकड़ियों की आग जल रही थी और हम लोग हाथ सेक रहे थे क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी। शाम होने से पहले ही एक गांव से कुछ लोग आए। वो कबीर वाला गांव से आए थे। बहुत ज्यादा परेशान हाल थे। शाह साहब से मिलना चाहते थे। शाह साहब ने उन लोगों को भी बुलाया। वो आकर बैठे, उनको चाय दी गई। चाय पीने के बाद शाह साहब ने उनके आने की वजह दरियाफ्त की। उनका ये कहना था, हम लोग कबीर वाला गांव से आए हैं। हम लोगों का गांव एक कदीम पुराना गांव है, खासा बड़ा गांव है हम लोगों का। हम लोगों के गांव में एक पुराना रेलवे स्टेशन है। सर्दी के मौसम में हम लोगों के गांव में बस रात के वक्त नहीं आती और ना ही लोग तांगे पर सफर कर सकते हैं। सर्दी की यख रातों में कोई भी तांगे या बस से सफर नहीं करता। ज्यादातर लोग ट्रेन से ही सफर करते हैं और वो भी हम लोगों के गांव का जो स्टेशन है उस पर ट्रेन रात 9 बजे आती है। लेकिन सर्दियों की वजह से कभी कभार ट्रेन लेट भी हो जाया करती है, इसलिए उस स्टेशन पर अक्सर जाकर लोगों को इंतजार भी करना पड़ता है। कुछ अरसे की बात है, हम लोग भी स्टेशन पर गए। हम लोगों ने दूसरे शहर जाना था। हम लोग भी ट्रेन का इंतजार करने लगे। आज भी एक ठंडी रात थी। हवा बहुत सर्द थी। हल्की हल्की धुंध भी फैली हुई थी। स्टेशन मास्टर जो था वो अपने कमरे में ही रहता था। वहां पर स्टेशन मास्टर ने कोयले जलाकर रखे होते थे और वो ठंड के मारे बाहर कम ही निकलता था। हाँ, स्टेशन पर एक पुराना चाय का ठेला भी था, जहां पर हम लोगों का ही गांव वाला अकरम चाय लगाया करता था। उसकी चाय लोग बहुत शौक से पीते थे। यहाँ तक कि कभी कभार तो लोग सिर्फ स्टेशन पर उसकी चाय पीने जाते थे। उसकी चाय इतनी मशहूर थी। हम लोगों ने सोचा चलो वहां से चाय लेते हैं। हम लोगों ने जाकर चाय ली और बरामदे में बैठकर चाय पीने लगे। तभी काफी देर होगी, ट्रेन नहीं आई। हम लोगों ने स्टेशन मास्टर से पूछा तो स्टेशन मास्टर ने बताया कि मैं भूल गया था, आज तो शायद ट्रेन ना आए, क्योंकि कल मुझे पैगाम मिला था कि किसी तकनीकी मसले की वजह से आज ट्रेन नहीं आएगी। आप लोगों को कल आना होगा। हम लोग बड़े परेशान हुए। स्टेशन मास्टर ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की टिकटों के पैसे मैं कल आप लोगों को इसके बदले में नई टिकटें दे दूंगा। अब आप लोग चले जाएं। स्टेशन मास्टर ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और लकड़ी की वो पुरानी खिड़की भी। हम लोगों को बहुत ठंड लग रही थी। हम 3 आदमी थे। हम लोगों ने अकरम से कहा, भाई चाय ही पिला दो। अकरम ने हम लोगों के लिए फिर गरम गरम चाय बनाई। हम लोगों ने पूछा, अकरम तुम कितनी देर तक यहाँ पर चाय बेचते हो? उसने कहा, भाई मुझे तो 1-2 बज जाते हैं, क्योंकि अक्सर दूसरे गांव के लोग मेरे पास चाय पीने आते हैं, इसलिए मुझे कुछ देर रुकना पड़ता है। हमने उससे पूछा, अकरम तुम्हें डर नहीं लगता? स्टेशन तो आबादी से बिल्कुल दूर है और जब तुम अकेले घर जाते हो रास्ता भी तो वीरान होता है, और हमने सुना है कि इस तरफ जिन्नात का भी कुछ असरात है। जो स्टेशन से पहले कब्रिस्तान वाला हिस्सा है उस सड़क पर सुना है जिन्नात हैं। अक्सर लोगों ने ऐसी बातें की हैं। अकरम कहका लगाकर हंसने लगा और कहने लगा, नहीं भाई अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो अपने रास्ते आता हूँ, अपने रास्ते चला जाता हूँ, और हाँ मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से नहीं आता जाता। मैं इधर ही स्टेशन की बैक साइड से जो कच्चा रास्ता है वहीं से चला जाता हूँ। हमने से कहा कि चलो ठीक है, हाँ ये रास्ता नजदीक पड़ता है, लेकिन वहां पर झाड़ियां और दरख्त बहुत ज्यादा है, सांपों का भी तो डर होता है। तो अकरम कहका लगाकर हंसने लगा
और कहने लगा, भाई अब तो सर्दी है, अब कहाँ से सांप आ गए। हम लोगों ने चाय पी, उसे पैसे दिए और मायूस होकर घर वापस चले गए। जब हम लोग घर पहुंचे, घर वालों को बताया तो अम्मी ने कहा कि इसी में कोई बेहतरी होगी, बल्कि ऐसा करो तुम लोग अगले हफ्ते चले जाना, मैंने कुछ मीठे लड्डू बनाने हैं, वो भी तुम लोग लेते जाना। वहां पर अम्मी की एक कजन होती थी, सैदा खाला, उनको अम्मी के हाथ के लड्डू बहुत पसंद थे। तो अम्मी ने कहा कि सैदा खाला को लड्डू भी दे देना। हमने अम्मी से कहा कि ठीक है, हम लोग अगले हफ्ते चले जाएंगे। मैं, मेरा भाई और मेरा कजन, हम तीनों दोस्त भी थे और हम लोग अक्सर बाहर शिकार पर भी इकट्ठे जाते थे। आज हमारे कजन ने कहा चलो स्टेशन पर चाय पीने चलते हैं। मेरा भाई आरिफ कहने लगा ठीक है, थोड़ी देर तक चलते हैं, अभी पहले मुझे थोड़ा काम है, मैं वो काम कर रहा हूँ। वो अक्सर अपने एक दोस्त के पास जाया करता था, उसके साथ मिलकर थोड़ा बहुत उसने कोई कारोबार शुरू किया था, उसी सिलसिले में उसे जाना था। हमने उसे कहा कि जल्दी आ जाना, ठंड आज भी बहुत ज़्यादा थी। मैं और मेरा कज़न हम लोग घर पर ही थे, आरिफ का इंतज़ार कर रहे थे। आरिफ को आते आते रात के 11 बज गए। वहाँ पर वो कहता है कि कुछ काम ज़्यादा बन गया था, इसलिए मैं जल्दी नहीं उठ सका। चलो आओ स्टेशन से चाय पीने चलते हैं। अगर हम तो वैसे भी कल बता रहा था कि वो 1 बजे तक स्टेशन पर ही होता है। हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है। हम लोग घर से निकले, घर वालों को बताया कि हम लोग इधर ही हैं, अभी आ जाएंगे। वहां से बाहर निकले तो चलते चलते हम लोग बातों में इतने मगन हो गए, हमें अंदाजा ही नहीं रहा हम लोग किस रास्ते से आ रहे हैं। हम लोग कब्रिस्तान वाले रास्ते से जा निकले। जैसे हम लोग कब्रिस्तान वाले रास्ते पर जा रहे थे, अभी हम लोग रास्ते के दरमियान में ही थे, हमें ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से कोई बूढ़ा शख्स खांस रहा है और बहुत ज्यादा जैसे तकलीफ में मुब्तला है। एकदम से जब हमने आवाज सुनी तो मेरा कजन तारिक कहता है, भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी एकदम हमारी नजर पड़ी, हम लोग तो कब्रिस्तान वाले रास्ते पर थे। हम लोग क्या देखते हैं, कब्रिस्तान के कोने पर जिस तरह से कोई बैठा हुआ है। उसने सफेद रंग की चादर ओढ़ी हुई थी और वो दरख्त के बिल्कुल साथ होकर बैठा हुआ था। इतनी सर्दी में कौन हो सकता है? हमने कहा, कौन हो बाबा, इतनी रात को यहाँ पर क्यों बैठे हो? ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर आसेब और जिन्नात भी हैं, यहाँ पर मत बैठो, चले जाओ यहाँ से। उसने हमारी बात का जवाब नहीं दिया, फिर से खांसने लगा। आरिफ ने कहा, बाबा चाय पियोगे? आओ स्टेशन पर तुम्हें चाय पिलाते हैं, यहाँ ठंड में कहाँ बैठे हो, हमें बताओ कहाँ जाना है, हम तुम्हें छोड़ देंगे। उसने कहा कि जाओ यहाँ से। वो गुस्से से बोलने लगा। आरिफ ने कहा, बाबा गुस्सा ना करो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं देंगे, आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं। लेकिन वो फिर चुप करके उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, ठीक है पिला दो चाय। तभी वो हमारे पीछे पीछे चलने लगा, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, बार बार खांस भी रहा था। हैरत अंगेज बात ये थी कि पूरा चेहरा ढका हुआ था। हमने पूछा, बाबा कहाँ से आए हो और यहाँ पर इतनी रात को कब्रिस्तान के पास क्या कर रहे हो? वो जवाब ही नहीं देता था, बस ये कह रहा था, मुसाफिर हूं, चला जाऊंगा, रास्ता भूल गया था, स्टेशन पर उतरा हूं, भूल गया था कि जाना कहां पर है, नजर कमजोर है, रात को नजर भी नहीं आता। हम लोग इतने में बातें करते करते स्टेशन पर पहुंच गए। आज भी स्टेशन वीरान था, बरामदे में आज भी 2 मुसाफिर बैठे थे। मैं फौरन से स्टेशन मास्टर के पास गया और उसे कहा कि हम लोगों ने अगले हफ्ते जाना है, टिकटों के पैसे पास से रखो, अगले हफ्ते हम लोग जाएंगे। और हमने पूछा कि ट्रेन आज जल्दी आ गई थी, जिस पर स्टेशन मास्टर ने कहा कि नहीं भाई, अभी तो ट्रेन आने में आधा घंटा बाकी है। हमें उस बूढ़े शख्स की बात याद आई, वो कह रहा था ट्रेन से उतरा हूं, रास्ता भटक गया था। वो हम लोगों के साथ आगे नहीं आया, वहीं पर स्टेशन पर बने एक बड़े दरख्त के पीछे बैठ गया। वो अभी भी खांस रहा था। जो ही आरिफ ने अकरम से चाय का कप लिया और उसको देने के लिए जा रहा था, जैसे ही आरिफ वहां पर पहुंचा, उसकी चीखें बुलंद हो गई। वो चिल्लाने लग गया और चीखें मारता हुआ हम लोगों की तरफ भागा और कहने लगा, ये कोई इंसान नहीं है, ये तो कोई बला है, ये तो कोई औरत है, इसका चेहरा बहुत भयानक है, भागो यहां से, ये मुझे जाने नुकसान दे देगी।
वो पागलों की तरह भागता जा रहा था और शोर मचा रहा था कि भागो यहाँ से। हम लोग भागे दरख्त की तरफ, वहां पर कोई भी नहीं था। आरिफ जो था दोबारा से कब्रिस्तान वाले रास्ते की तरफ ही भागता जा रहा था। हम लोग बड़े परेशान हुए, हम आरिफ के पीछे भागे, हम उसे आवाजें दे रहे थे कि रुको, हमारे साथ जाओ। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि इसको हुआ क्या है। स्टेशन पर बैठे मुसाफिर भी कुछ रास्ते तो हमारे पीछे भागे। हमने उन्हें कहा कि हमें खुद नहीं पता इसको क्या हुआ है। हर कोई पलट पलट कर दरख्त के पीछे ही देख रहा था, लेकिन दरख्त पर तो कोई था ही नहीं। वो बूढ़ा शख्स कहाँ गया हमें नहीं पता। आरिफ भागता भागता कब्रिस्तान के अंदर चला गया, हम लोगों की आंखों के सामने। हम लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उसको मना कर रहे थे, आरिफ कब्रिस्तान के अंदर मत जाओ, वहां कहाँ जा रहे हो, सड़क पर जाना है। हम लोगों को आरिफ के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। रात 12 बजे का टाइम था और हम लोगों का वो कब्रिस्तान बहुत हसीब ज़दा भी है। अब वो कब्रिस्तान के अंदर पता नहीं कहाँ पर बैठा रो रहा था, हम उसे आवाजें दे रहे थे। चांद की चांदनी तो थी, लेकिन फिर भी डर बहुत लग रहा था। जो ही हम लोग कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए तो आरिफ सामने एक कब्र के पास बैठा रो रहा था। हम लोगों की तो जान ही निकल गई, हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। हमने आरिफ को आवाजें दी, आरिफ यहाँ पर क्यों बैठे हो, आरिफ यहाँ पर क्यों बैठे हो, उठो यहाँ से, कब्रिस्तान में क्यों आ गए हो। बस इतना कहने की देर थी, जो ही उसने हमारी तरफ देखा वो आरिफ नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थी, चेहरा बहुत काले रंग का था। वो एक भयानक चेहरे वाला कोई आदमी था। आरिफ के रूप में हमें कब्रिस्तान तक लेकर आया। उसे देखने की देर थी, हम लोग चीखे मारते हुए वहां से भागे। पता नहीं हम लोग कब्रिस्तान से कैसे निकले। हम लोगों को ये भी नहीं पता कि हम लोग किस तरफ भाग रहे हैं। हम लोग गांव की गलियों में पागलों की तरह शोर मचाते हुए भाग रहे थे। पता नहीं आरिफ कहाँ चला गया था। हमें गांव का जो चौकीदार था वो जानता था, उसने हमें रास्ते में देखा, उसने हमें रोक लिया, हमारे घर पहुंचाया। हम लोगों ने घर वालों को बताया कि ये हमारे साथ हुआ है, पता नहीं आरिफ कहाँ है। अबू जाके अबू ने कहा कैसे कैसे आरिफ कहाँ है, चलो मेरे साथ स्टेशन पर आरिफ को ढूंढते हैं। हम लोग दूसरे रास्ते की तरफ से स्टेशन पर पहुंचे। बड़ा खौफजदा मंजर था। जब स्टेशन पर गए तो आरिफ जो है वो अकरम के पास बैठा था और हम लोगों पर गुस्सा कर रहा था कि हम लोग कहाँ चले गए हैं। हम लोगों ने जब उसे वहां पर बैठे देखा, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने आरिफ को सारी बात बताई। उसने कहा भाई तुम मेरे सामने वहां से स्टेशन मास्टर से बात कर रहे थे और मैं अकरम के साथ बातें कर रहा था, उससे कह रहा था मुझे चाय बना कर दो और मैं चाय उस बूढ़े शख्स को देकर आऊं। तो आरिफ कहता है कि मैं तो अभी चाय लेकर उधर गया ही नहीं, आप लोगों के बाद मैंने उसे चाय दी। वो चाय पीकर बूढ़ा आदमी कब्रिस्तान वाली तरफ ही चला गया। हमने आरिफ को सारी बात बताई, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। उसके बाद से हम लोगों के साथ ये मामलात शुरू हो गए हैं। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। आरिफ को मेरे रूप में जिन्नात नजर आ रहे हैं, मेरे कजन को तारिक को आरिफ के रूप में नजर आ रहे हैं और मुझे भी इन दोनों के रूप में नजर आ रहे हैं। ये आरिफ जो है वो अगर अपने हमारे घर पर नहीं है तो हम लोग अगर घर में आए वो कमरे में बैठा नजर आता है और थोड़ी देर के बाद वो बाहर से आ जाता है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आप हमारी मदद करें, हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आज से पहले हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हम आपके पास आए क्योंकि अब हमारा घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया। अम्मी कहती है कि समझ में नहीं आती कि तुम लोग 1 मिनट में घर में नजर आते हो और कुछ देर के बाद कोई काम कहते हो, मैं अंदर जाती हूँ तो तुम लोग बाहर से आ रहे होते हो। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इतना ही नहीं, आधी रात को मेरे अब्बू ने आरिफ को छत की दीवार के ऊपर बैठे देखा। अब्बू डर गए कि शायद ये नींद में ऊपर गया है। अब्बू जब उसके पीछे भागे छत पर कोई नहीं था। अब्बू डर के नीचे आए तो आरिफ कमरे में सो रहा था। हमारी मदद करें। शाह साहब ने उनकी सारी बात सुनी। शाह साहब ने कहा कि वो जो बूढ़ा शख्स था वो कोई इंसान नहीं था, वो जिन था। वो वहां पर अपनी उस हालत में मौजूद था जब तुम लोग वहां से गुजरे। तुम लोगों ने उससे बुलाया, उससे मुखातिब हुए, वो तुम लोगों के साथ तो चल पड़ा, लेकिन वो एक ऐसा जिन था जो इंसानी रूप लेता है। और ये वो जिन है जो अक्सर घरों में पाया जाता है। ये ऐसे घरों में पाया जाता है जहां पर घर वालों के रूप में ही ये लोगों को नजर आता है। ये जिन बहुत ज्यादा भयानक और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला होता है। यहाँ तक कि ये घर वालों के रूप में ही घर वालों को बाज़ औक़ात नुकसान भी पहुंचा देता है। वो अभी भी तुम लोगों के घर में मौजूद है। तुम लोगों को वो कब्रिस्तान इसीलिए लेकर आया था क्योंकि आरिफ पर वो अपना बसेरा कर चुका था।
तुम दोनों पर भी अपना बसेरा करना चाहता था। अगर उस रात तुम लोग आरिफ को छू लेते, उसको पकड़कर अपने साथ ले जाते, तो शायद जिंदगी भर तुम लोग घर ना पहुंचते, वो तुम्हें कहीं और ही अपने साथ ले जाता। फिर शाह साहब ने कहा कि ये हिफाजत का तावीज़ है, ये तुम लोग अपने गले में पहन लो। जब ये तावीज़ तुम लोगों के गले में होगा तो वो जिन तुम्हारा रूप नहीं ले सकेगा, लेकिन ये हो सकता है कि तुम्हारे घर वालों में से किसी और का रूप ले ले। तुम लोगों ने ये एक तावीज़ अपने घर में लगा देना है, और ये एक तावीज़ जो है, इसे रात 12 बजे अपने घर के बाहर दरवाजे पर जलाकर रख देना है और दरवाजा खोल देना है। उसके बाद वो जिस रूप में भी होगा उस घर से निकल जाएगा। 7 दिन लगेंगे। 7 दिन में शायद या तो वो पहले दिन ही चला जाए, या फिर 7 दिन वो मुख्तलिफ रूप ले लेकर उस घर से निकलेगा। ये एक ऐसा जिन्नात है, एक ऐसा जिन है जो एक ही वक्त में बहुत से रूप भी ले लेता है। इसके बहुत से बाजू, बहुत सी टांगे, बहुत से सर होते हैं। कभी कभार ये एक ही रूप में ऐसे चेहरे बना लेता है, और कभी कभार ये जितने इसके सर, बाजू, धड़, जिस्म के हिस्से होते हैं, ये उतने रूप भी इख्तियार कर लेता है। हम लोगों ने शाह साहब से तावीज़ लिए। नाना जी बताते हैं शाह साहब ने उनको तावीज़ दिए और वो लोग चले गए। शाह साहब ने कहा कि तुम लोगों ने 7 दिन के बाद आकर मुझे हालात बताने हैं कि क्या मामलात है। तकरीबन वो लोग 8-9 दिन के बाद वापस आए। वो लोग बताते हैं कि हम बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं आप तक। हम लोगों ने बहुत मुश्किल टाइम देखा है। जैसे हम लोगों ने आपके तावीज़ात जो आपने दिए थे वो गले में पहने, हम लोगों को ऐसा लगता था रात को वाज़ेह तौर पर कोई हम लोगों का गला दुबा रहा है। यहाँ तक कि महसूस होता था कि गले के ऊपर 2 हाथ हैं। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने गले में ये तावीज़ रखे। मेरे अब्बू जो थे, मेरे अब्बू को हम लोगों ने कहा कि आप बाहर जाकर तावीज़ जलाएं। अब्बू जो थे, जब उन्होंने बाहर जाकर दरवाजे में तावीज़ को जलाया, दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। हम लोग अपने कमरों में ही थे। हम लोगों ने खिड़की में से देखा मेरी दादी अम्मा, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके रूप में वो जिन सीढ़ियों से नीचे उतरा। वही कद काट, वही उम्र, वही झुकी हुई कमर, आकर सहन में खड़ा हो गया, चारों तरफ देखने लगा। उसके बाद सहन से बाहर निकल गया, लेकिन जाता जाता अपनी एक जूती सहन में ही फेंक गया। हम लोग बहुत डर गए। आपने जैसे बताया था कि उसके निकलने के 15-20 मिनट के बाद दरवाजा बंद करना है, हमने ऐसा ही किया। 15-20 मिनट के बाद जब दरवाजा बंद करने गए तो सहन में कोई जूता नहीं था, वो गायब हो चुका था। 7 दिन लगातार वो हमारे खानदान के मुख्तलिफ लोगों के रूप लेकर हमारे घर से निकलता रहा, लेकिन आखिरी रात का जो रूप था वो आरिफ का था। उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था और उसने वो लिबास पहना था जो उस दिन उसने स्टेशन पर पहना हुआ था। आरिफ अपने ही रूप को देखकर बहुत ज्यादा डर गया। अब हमारे घर में तो वो 8वीं रात को नजर नहीं आया, लेकिन हम लोग अभी भी बहुत डरे हुए हैं। आज हम आपके पास आ रहे थे, हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे पीछे कोई है। वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक ऐसा वजूद था जो अपना होने का एहसास भी दिला रहा था। यानी हम लोग जैसे बस में सवार हुए, उसके बाद हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से हमें वो जो कंडक्टर था उसने बताया आप लोग 4 हैं, वो चौथा आदमी कहाँ गया, जबकि हम लोग 3 थे। यही बात हम लोगों को यहाँ पर आते थे तांगे वाले ने भी कही। वो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन लोगों को नजर आ रहा है। हम लोग बहुत डरे हुए हैं कि अब हम लोग क्या करें। शाह साहब ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों के गलों में तावीज़ है। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि वापस अपना बसेरा कर सके। अब तुम लोगों ने अपने घर में हिफाजत का तावीज़ लगा देना है, एक बाहर वाले दरवाजे पर और एक घर के अंदर, और अपने वालिदैन के लिए भी हिफाजत का तावीज़ ले जाओ। दोबारा कभी भी वो नहीं आएगा, और गलती से भी दोबारा रात के कब्रिस्तान वाले रास्ते पर मत जाना। जब कभी भी तुम लोगों में से कोई भी, तुम तीनों में से रात के टाइम कब्रिस्तान वाले रास्ते पर गया, तो वो जिन दोबारा हमला करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका बसेरा कब्रिस्तान की उसी दरख्त पर है जहां पर वो किसी बूढ़े शख्स के रूप में बैठा हुआ था। वो रूप भी उसने किसी का लिया हुआ था, क्योंकि उसका अपना असल चेहरा इतना खौफनाक है कि उसको कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता।
और ये ज्यादातर पीले रंग के लिबास में ही रहता है। अक्सर कब्रिस्तानों में भटकता है, अक्सर कब्रिस्तानों में भी बहुत से लोगों का रूप भी धार लेता है। इसलिए अब तुम लोगों ने अपनी हिफाजत खुद करनी है। फिर वो लोग वापस चले गए। नाना जी बताते हैं, शाह साहब ने बताया कि ये बहुत सख्त मखलूक होती है। इसका चिला भी जब शाह साहब ने किया था तो वो कहते हैं कि उनको भी काफी ज्यादा इसने तंग किया था। उनके सामने भी ये ऐसे ऐसे रूप में आता था कि समझ में नहीं आती थी कि कौन है कौन नहीं, लेकिन सिर्फ वो ही पहचान सकता है जो नजर रखता है। तो ये नाना जी ने हमें कहानी बताई। ये कहानी सुनकर हम लोग बहुत डर गए। नाना जी ने बताया जिन घरों में ऐसे जिन्नात का बसेरा होता है, वो उन घर वालों को अपने ही घर वालों के रूप में नजर आता है। यानी अगर एक शख्स सो रहा है तो उसी के रूप में वो सामने खड़ा हुआ नजर आएगा। हम कलाम भी होते हैं, बातें भी करते हैं, यहाँ तक कि कभी कभार वो हमारे दरमियान आकर बैठ भी जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये नाना जी ने हमें एक कहानी बताई जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। जैसे जिन्नात कितनी इकसाम है जिनके बारे में अगर हम सोचे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। रात में कभी भी कब्रिस्तान वाले रास्तों से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि इंसान नहीं जानता कि वहां पर उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। लड़के अक्सर कब्रिस्तानों में चले जाते हैं, वो ये समझते हैं कि वहां पर जिन्नात नहीं है, लेकिन वीरान पुराने दरख्तों के ऊपर जिन्नात होते हैं। और बाज़ औक़ात जैसे कुछ लोग कब्रिस्तानों में अमलियात कराते हैं, उनकी वजह से भी कब्रिस्तान आसिफ़ज़दा हो जाते हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। ये थी नाना जी की एक खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जो लोग चैनल को विजिट करें हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ लाती रहूंगी। अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।